इंडिया एक कॉलोनियल स्टेट के अधीन गवर्न हुआ, जो कि ब्रिटिशर्स ने खड़ा किया, हम जानते हैं। और ब्रिटिशर्स ने अपने शासन को चलाने के लिए जो व्यवस्था खड़ी की, वो एक ज्ञान पे खड़ी हुई, क्योंकि बिना ज्ञान के सत्ता का साथ नहीं चलता। और जो वो ज्ञान प्रारंभ होता है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है मिस्टर विलियम जोन्स का, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाते हैं। और उसके पश्चात भगवत गीता और भी कई हमारे जो ये पवित्र ग्रंथ हैं, इनका अनुवाद इंग्लिश में करते हैं, और या कहें उनकी इंग्लिश व्याख्या करते हैं, जिसमें कि बेसिकली उनकी अपनी सोच रिफ्लेक्ट होती है काफ़ी हद तक। क्योंकि भारतीय संस्कृति के एथोस से वो परिचित हो सकते हैं, पर परिचित होने में भी जो उनकी अपनी एक दृष्टि है, एज ए क्रिश्चियन और एज ए वेस्टर्न, एज ए कॉन्क्यूरर, वो साथ में चलती है। और ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और ये कॉलोनियल स्टेट जैसे-जैसे अपनी शक्ति को बढ़ाता है 1857 के बाद भी, तो वो सेंसस का प्रयोग करता है ताकि लोगों को अंडरस्टैंड कर सके, उनको कैटेगराइज़ कर सके और उनको गवर्न करने में उसे हेल्प मिले। और ये ना केवल हिंदुओं के साथ हुआ, ये इस्लाम में भी हुआ। इस्लाम में भी अंग्रेज़ों ने उन बुक्स को ज़्यादा फ़ोकस किया, जो कि औरंगज़ेब के समय या किसी और शासक के समय लिखी गई और ज़्यादा कट्टरतापूर्ण इस्लामिक एंगल से लिखी गई। तो उनको उन्होंने इंटरप्रेट करके मुस्लिम लॉ में मॉडर्न मुस्लिम लॉ तैयार करा दिया भारत का। तो बेसिकली जो मॉडर्न हिंदू और मॉडर्न मुस्लिम लॉ जो तैयार कराया गया, उससे हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई और ज़्यादा बढ़ा दी गई। उनके बीच जो एक जो ऐतिहासिक और एक जो पूर्वजों के आधार पर जो एकता थी, वो बँट गई और स्पष्ट बँट गई। और आबादी को मुस्लिम, हिंदू और हिंदुओं को आगे बैकवर्ड कास्ट, ट्राइब्स, अदर कैटेगरीज़ में डिवाइड करना उन्होंने शुरू कर दिया, ताकि उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो और वो लोगों को कैटेगराइज़ करें, तो उनको डिवाइड भी कर सकें और उस हिसाब से उनकी माँगों को अलग-अलग समझ सकें, और ताकि वो कभी भी लोग इकट्ठे होकर एज़ अ होल दोबारा उन पर 1857 की तरह प्रेशर पुट ना करें। और हम देखते हैं इसमें कि सब्सिक्वेंटली जो जनजाति भी है हमारे, जिसको जनजाति आज कहा जाता है, उसके लिए अलग-अलग शब्द यूज़ किए गए। 1891 की सेंसस में अलग शब्द होता है, 97 की और 1800 के बाद फिर 1901 में उसके लिए जनजाति के लिए एक अलग शब्द यूज़ होता है, और सब्सिक्वेंटली फिर लास्ट में 35 में आकर के ट्राइब शब्द यूज़ हो जाता है, और नेहरू जी बाद में उसको आदिवासी में बदल देते हैं। तो ट्राइब की जो डेफिनेशन उन्होंने दी, वो सब्सिक्वेंटली चेंज होती है, और वर्ड ट्राइब भी यूज़ नहीं हुआ। फॉरेस्ट ड्वेलर्स, कभी बैकवर्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, इस तरह के शब्द यूज़ किए गए। तो स्टेट ने एक कैटेगराइजेशन का प्रयास किया, और ट्राइब शब्द जो मूलतः आया है, वो लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है तीसरा हिस्सा, जो कि रोमन साम्राज्य के तीसरे हिस्से के लोगों को बताता था, तीसरे कॉलम को बताता था। पर आज अगर हम ट्राइब का मीनिंग देखें, तो ये एक डेरोगेटरी वर्ड बन जाता है, जो कि बैकवर्डनेस को दिखाता है, अलूफनेस को दिखाता है, अज्ञानता को प्रदर्शित करता है। तो ये शब्द कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इसी तरह से कास्ट के क्षेत्र में भी हम देखें, जाति जो भारत में कभी कास्ट थी नहीं, आज भारत कास्ट सिस्टम का गढ़ बना दिया गया है, क्योंकि कास्ट बेसिकली एक पुर्तगी शब्द है। वर्ण व्यवस्था को वो अन्य दृष्टि से वो उसको दृष्टिगोचित करते हैं, और अपने देश में वर्तमान में जो उनके देश में उस समय रॉयल ब्लड और कॉमन ब्लड में जो गैप था, कि रॉयल ब्लड सुपीरियर है और कॉमन ब्लड जो है इन्फीरियर है, उसी को लेकर के वो हमारे पुरुष सुख तक की और अन्य ग्रंथों की मनुस्मृति की व्याख्या करते हैं। और मनुस्मृति के विषय में तो उसके जो और 50 वर्जन अब निकल कर आए हैं, उनको देखने के बजाय जो कुलुक भट्ट की एक मनुस्मृति उनके पास मिलती है, टीका, कुलुक भट्ट भट्ट की मनुस्मृति पे जो टीका उनको मिली विलियम जोन्स को, उसी को उन्होंने आगे कर दिया, और वो फिर आगे तक लिटरेट में फैली गई। उसी को क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने, और उसी को बाद में डिप्रेस क्लास की मूवमेंट के लिए यूज़ किया गया। जबकि आज जो पैट्रिक ओलेवेले हमारे श्रीलंकन स्कॉलर हैं, उन्होंने बताया है कि 50 से अधिक मनुस्मृति के डिफरेंट व्याख्याएँ हैं, टीकाएँ हैं, और उनमें विविधताएँ भी हैं, तो समानताएँ, तो विविधताएँ भी हैं विचारों में।
पर मनु को एक व्यक्ति के रूप में और एक प्रथम पुरुष के रूप में पेश कर दिया गया, ना कि एक बहुत से ऋषियों में से एक ऋषि के रूप में जो अपनी वाणी रख रहा है। पर उसकी बात को कोई ज़रूरी नहीं कि उसको मानना ही, और उसकी अलग-अलग व्याख्याएँ हुई हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और मनु क्या एक व्यक्ति था, एक इंस्टीट्यूशन था? ये चर्चा का विषय है। तो उसको अपनी तरह ही कोई एक, जैसे कि कोई नोहा था जिसने कि दुनिया को डूबने से बचाया, या यीशु मसीह जी थे जिन्होंने कि दुनिया को बचाया, जो कि एक पात्र के रूप रूप में दुनिया में आए। मनु को भी एक पात्र बना दिया गया, जबकि वो एक इंस्टीट्यूशन था, बहुत से मनु रहे और मनु पे कई टीका-टिकी टिप्पणियाँ लिखा दी गई, पर उसकी भी बाइबल की तरह एक फाइनल बुक बना दी गई कि ये फाइनल बुक है, या जैसे हमारे इन धर्मों में, पुस्तक के धर्मों में होता है कि एक फाइनल किताब, जबकि हिंदू और सनातन रिलीजन में कोई एक फाइनल किताब हो नहीं सकती, क्योंकि सत्य के व्याख्या करने के कई तरीके हम मानते हैं। तो बेसिकली जब आज हम कोई डिस्कोर्स करते हैं ट्राइब के ऊपर, कास्ट के ऊपर, तो हमें ये देखना चाहिए हमारा ये डिस्कोर्स उस शब्दावली से लेस है। ये शब्द भी उस शब्दावली की संतान है जो कि वेस्टर्न ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स ने बनाई थी, और जब हम इन टूल्स के माध्यम से लिबरेशन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, तो उसमें बड़ी बाधा आएगी, क्योंकि जो शब्द कॉइन किया गया है उसकी एक अपनी स्पेसिफिक कोनोटेशन है, चाहे वो आर्बिट्रेरी हो, और वो भी बदलती रहती है। तो हमें शब्दों का चुनाव और नए टूल्स को देखना पड़ेगा। पुराने टूल्स को लेकर के हम समाज में नई व्यवस्था को खड़ा नहीं कर सकते, और यही बात शायद मिस्टर एडवर्ड सैयद ने भी कही, चाहे भारत में राम मनोहर लोहिया भी इतिहास लेखन के विषय में कहते हैं कि हमें अपने इतिहास को अंग्रेज़ों के दृष्टिकोण से दृष्टिकोचित नहीं करना चाहिए। उनसे आइडिया लेना चाहिए, पर उसको क्रिटिकली रिव्यू करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।